स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम मिशन 2022। मिशन 2022 की यात्रा हमारी आज पहुंच चुकी है लखनऊ की विधानसभा सीट मोहनलालगंज। मोहनलालगंज विधानसभा सीट अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद है संकट मोचन पब्लिक स्कूल में, जहां पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मोहनलालगंज विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर सपा का कब्जा है। कड़ा मुकाबला है विधानसभा 2022 के चुनाव में। इस बार सभी दल दमखम के साथ मैदान में मौजूद है, दमखम आजमा रहे हैं और जनता को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे सवाल करेंगे। कई जनता से जुड़े हुए विकास के मुद्दों पर बात होगी और मिशन 2022 के मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोहनलालगंज विधानसभा सीट से विधायक अमरीश पुष्कर जी मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ आदित्य मिश्रा जी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बसपा से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार बबलू जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता राजेश रावत जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सूरज रावत, आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष यादव जी मौजूद है, जिला अध्यक्ष है, युवा प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत लखनऊ के। शुरुआत में अमरीश जी आपसे ही करना चाहूंगी। अब है चुनौती की घड़ी, कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर सपा का कब्जा है। क्या मुद्दे हैं ऐसे कि जनता एक बार फिर सपा के साथ आएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए गए विकास कार्य, जो कि हमारी विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में हुए, और यहाँ की जनता ने मुझे समाजवादी पार्टी के रूप में उम्मीदवार के रूप में यहाँ से विजयी घोषित कराया और मैं यहाँ लखनऊ के 9 विधानसभा सीटों में एक अकेला समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे स्तर से जो विगत 4.5 पौने 5 साल में जो किया जाना था, निधि के माध्यम से हमारे द्वारा किया गया। सैकड़ों हमने आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया, सैकड़ों हमने हैंडपंप का निर्माण कराया, हजारों की संख्या में सोलर लाइटों का निर्माण लगवाई है अपने क्षेत्र में, तथा तमाम सरकारी राजकीय नलकूपों की स्थापना हमारे द्वारा कराई गई, और तथा तमाम जो विकास कार्य रहे हैं, जिसमें यहाँ पे 2 ओवर ब्रिज रेलवे क्रॉसिंग मऊ पे और गोसाईगंज रेलवे क्रॉसिंग पे 2 ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य हमने सदन के माध्यम से इस विधानसभा के लिए मंजूर कराया है। और तमाम प्रयास मैं अपनी विधानसभा के लिए बराबर करता रहा हूं और आने वाले समय में भी बराबर करता रहूंगा। लगातार जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। पिछली बार के विकास कार्य में हमारी क्षेत्र में माननीय जी के अखिलेश यादव जी की सरकार में सब बहुत ज्यादा विकास था। इस सरकार में उपेक्षा की गई हमारे विधानसभा की। वर्तमान समय में मेरे द्वारा कई बार मांग करने के बावजूद हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो बहुत पूरी तरीके से जर्जर हैं। किसानों के लिए तमाम आवारा पशु एक समस्या बने हुए हैं। नहरों में सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है। ये वर्तमान समय की स्थिति है और जिसे भी हम लोग आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद वो सब भी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आदित्य जी, कई सारे विकास कार्य अमरीश जी ने किया है। सबसे पहले मैं लखनऊ की जनता को जय श्री राम कहना चाहता हूं। और हमारे माननीय विधायक जी कोरा झूठ बोल रहे हैं। 80% दावे इनके हवाई हैं। ये सिर्फ अपने घर में विकास कार्य करते हैं या अपने कुछ तथाकथित लोगों में। असलियत में समाजवादी पार्टी है ही नहीं है। ये सिर्फ एक परिवारवादी पार्टी है कुछ चंद लोगों में। ऐसा क्या पैदा होता है सैफई में कि सिर्फ सैफई से ही नेता पैदा होते हैं? क्या आम आदमी नेता नहीं हो सकता है? सिर्फ सफाई में नेता पैदा होते हैं? घर में पैदा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो युवराज हो गया, खानदान में भाई पैदा हुआ तो इनसे पूछिए, खानदान पे पैदा हुआ। मोहनलालगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बोल रहा है विधायक जी। वो सिर्फ आपकी घोषणा है, सिर्फ आपकी घोषणा है। और असल में काम जमीन पे किया गया है भाजपा सरकार द्वारा। आपको देखना है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए, देखना है तो जेवर एयरपोर्ट निकलिए। मोहनलालगंज विधानसभा सीट के अमरीश जी का कहना है कि इस सरकार में उपेक्षा की गई सीट। ये बिल्कुल कोरा झूठ है। विधायक जी सिर्फ अपनी बचत के लिए आरोप लगाकर छुटकारा पाना चाहते हैं। विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है मोहनलालगंज में। मोहनलालगंज में कोई काम नहीं किया गया है। गंगागंज आप विधायक जी आप क्या कर रहे हैं? जब चुनाव आ रहा तो उनको धान लगाने
चलिए शांत रहिए, शांत रहिए। 4.5 साल कहाँ सो रहे थे विधायक अमरीश जी, अब आपको चिंता हो रही है? शांत रहिए, शांत। वो धान लगा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं 4 महीने में आप। चलिए देवेंद्र जी, कोई याद नहीं आई? झूठ आम जनता से बर्दाश्त नहीं होता है। जो सरकार द्वारा हमारी विधानसभा में किया गया इसका झूठ आम जनता भी कोई आम जनता नहीं, तथाकथित पैसे पे लाए हुए लोग हैं। देवेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। देवेंद्र जी बसपा से प्रत्याशी है। देवेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं जनता से जुड़ने के मोहनलालगंज विधानसभा सीट की बात करें, क्योंकि सभी बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मायावती जी नजर नहीं आ रही है। देवेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें प्लीज। जी देवेंद्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मैं अगस्त के महीने से मैं पूरे मोहनलालगंज में घूम रहा हूं। तो इसके पहले 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के विधायक जी भी हैं, लेकिन कहीं पर भी, जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि हमने आरसीसी सड़कों का निर्माण करवाया है, बहुत सारे रोडें बनवाई है, लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में नजर नहीं आता है कि कहीं पर एक भी रोड दुरुस्त नहीं कही जा सकती है। और अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो उसे मुझे लगता है कि हॉस्पिटल तक ले जाने में ही दम तोड़ देगा। ऐसी स्थिति मोहनलालगंज की है, सरकार में भी और सरकार के बाद भी मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के सरकार के हैं। अगर हमें जनता समर्थन देती है तो पूर्णतया मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि सड़कों का बेहतर निर्माण करवाया जाएगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था की जाएगी, फर्जी जुमलेबाजी नहीं की जाएगी। राजेश रावत जी के पास आना चाहूंगी। राजेश जी, क्या मुद्दे हैं विकास? देखिए, क्षेत्र में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के पास जुमलेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। ये सरकार केवल जुमले पे ही आधारित है, या तो जुमले पे या तो धर्म पे। हिंदू मुस्लिम के सिवा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। अभी हम मोहनलालगंज विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक है। मोहनलालगंज विधानसभा की सड़कों का जो हाल है, अगर आप मोटरसाइकिल से क्षेत्र में निकलना चाहें तो हमें लगता है या तो मोटरसाइकिलें ध्वस्त हो जाएगी, सड़कों का वो हाल है। विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने विधायक निधि से काम कराया है, लेकिन क्षेत्र में कहीं दिखता नहीं। विधायक जी भी नहीं दिखते थे, लेकिन आज चुनाव के बेला है, चुनाव के पीरियड में ही विधायक जी नजर आए क्षेत्र में। उसके बाद, उसके पहले क्षेत्र में किसी गांव में अगर विधायक जी नजर आए हो, या सरकार के प्रतिनिधि जो सांसद जी हैं हमारे क्षेत्र के, वो विकास के नाम पे जीरो रहे हैं। सोलर लाइट एक आध मामला, तो सोलर लाइट से ही क्षेत्र का कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक सड़कें नहीं सही होंगी, सड़कों का जो हाल है। चलिए, मैं चाहूंगी सूरज रावत जी को आप माइक दे दीजिए। सूरज रावत जी से भी जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है, दिल्ली मॉडल पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी। सूरज रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 26 जनवरी को 75वां आजादी दिवस मनाने जा रहे हैं, और राजधानी से लगी हुई ये विधानसभा मोहनलालगंज जो है महज 7 किलोमीटर दूरी पे है, और राजधानी से लगी हुई विधानसभा है, फिर भी इतनी पिछड़ी और इतनी बदहाल पड़ी है, इतनी खस्ता हालत में पड़ी है। ये आप विधानसभा की टोटल सड़कें देख लीजिए, जिस तरीके से टूटी पड़ी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पे मौजूदा समय में जो है हमारे विधायक जी भी हैं, इतनी बातें बता गए हैं कि हमने इतनी आरसीसी करवाई, इतनी लाइटें लगवाई हैं, तो रोडें तो कहीं दिख नहीं रही हैं। रोडें क्या, आप देख लीजिए, गंगागंज से नगराम मार्ग हो जाए, चाहे ये 5 नंबर गुमटी से गौरिया मार्ग ले लीजिए, चाहे खुजौली से नगराम मार्ग ले लीजिए, सारी रोडें खस्ता हालत है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी पेशेंट बीमार हो, उसको ले जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधाओं से पहुंचाना हो, तब भी 2 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है। जो रास्ता आधे घंटे में तय होती है, उसको 2 घंटे लगते हैं। तो इस स्थिति में तो क्षेत्र का विकास होना मुश्किल ही है। ऐसी स्थिति में विकास नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए
कंपेयर कर लिया जाए दिल्ली मॉडल से और उत्तर प्रदेश मॉडल पे, तो आप देख लीजिए दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ आज जो चल रही है समस्या, जो चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब में दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। आज की डेट में गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दिलानी हो तो 2000 से 3000, 4000, 5000 रुपए पर मंथ की फीस पड़ती है। तो एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता, इसलिए गरीब के बच्चे भारत का भविष्य नहीं हो सकते हैं। जो अमीर का बच्चा है वही भारत का भविष्य बन सकता है। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं एक समान होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमारे आपके परिवार से एक सदस्य बीमार हो जाए तो हम लोग उसका इलाज कराने में नाते रिश्तेदारों से पैसा लेकर के कर्जीदार हो जाते, तब कहीं इलाज उसका संभव हो पाता है। ऐसी व्यवस्थाएं हटनी चाहिए और एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। चलिए, किसानों की समस्याओं के साथ आशीष यादव जी हमारे बीच मौजूद है। आशीष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बड़ा परेशान है, आपका कहना है? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान अपनी बात को लेकर के 3 कृषि कानून जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कोरोना काल में लाया गया, और कोरोना जैसी ही बीमारी थी किसानों के लिए, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी इस पे अड़ गए कि नहीं, 3 कृषि कानून ये जो बने हैं ये बिल्कुल किसानों को बर्बादी के किनारे खड़े करेंगे, बर्बाद कर देंगे पूरे देश के किसानों को। उस पे हम लोगों ने दिल्ली पे धरना के लिए जा रहे थे तो गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोगों को रोका गया, सिंधु बॉर्डर पे रोका गया, जहां पे आज 1 वर्ष से अधिक हो गया धरना चल रहा है। आज उसी का नतीजा है। पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि ये जो कानून लाए गए हैं ये कानून इतने अच्छे हैं कि किसानों को बदल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, 2022 में इन्होंने कहा था, नारा दिया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। क्या हमारा धान 1940 रुपए का जो आज 2021 में धान है, क्या 2022 में वो जस्ट डबल हो जाएगा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जो कृषि कानून लाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन में कहा कि हमसे कोई तपस्या में भूल हुई जो हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे समझाना क्या था, वो तो आप खुद ही कॉर्पोरेट जगत के लिए लाए थे, कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून लाए थे। और वो तो एक बीमारी थी, जैसे कोरोना काल में बीमारी चली गई पर अभी भी उसके हॉस्पिटल डॉक्टर सभी हैं, इलाज चल रहा है। उसी तरीके से जब तक पूरी तरीके से इलाज नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तब तक के किसान जाने वाले नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि अब पूरे कृषि कानून वापस ले लिए गए। पूरे लखनऊ में पहले टिकैत जी की यही मांग थी कि कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे तो धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो एक बीमारी थी, कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसमें 750 किसान शहीद हो गए। उनके परिवार को पुनर्वास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो यहाँ पे मुकदमे लादे गए किसानों पे, उनके ऊपर कौन सा ब्लैकमेलिंग करना, उनके ऊपर मुकदमा लगे। 2020 बिजली अमेंडमेंट बिल, 2020 बिजली अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं उसका क्या करेंगे? 2020 जो बिजली अमेंडमेंट ला रहे हैं उसका क्या करेंगे? सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप देखिए, आप सुनना सीखिए। अभी हमने आपकी बातें सुनी, आप सुनना सीखिए। आपके अंदर यही एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लोग सुनते नहीं है, सुनेंगे खाली नहीं है, बोलेंगे जब एक साल तब नहीं सुना जाएगा, प्रदर्शन किया जब पूरा झूठ बोलेंगे तब नहीं सुना जाएगा। जमीन पर आइए, अरे सुनना पड़ेगा, मत करिए, इलाज होगा, जमीन की बातें करिए, ब्लैकमेलिंग की बातें नहीं चलेंगी। किसानों के 2020 में इलाज होगा, किसानों का धान नहीं तोड़ा जा रहा है, किसानों का धान नहीं तोड़ा जा रहा है, किसानों को धान नहीं मिल रही है। करिए, सच्चाई बताइए कि आप। अरे सच्चाई ये है कि किसानों का धान तोला नहीं जा रहा, किसानों को खाद मिल नहीं रही है। ऐसा बात कर रहे हो? इलाज किया जाएगा, इलाज किया जाएगा आपका। आदित्य जी, आपका इलाज किया जाएगा 2022 में।
कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे चर्चा नहीं की जाएगी। आप विकास के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके अंदर यही बीमारी है कि आप लोग सुनना किसानों चाहते की हो। बात करिए, आपने दलाली की देखा, बात मत करिए, पूरा बिना उत्तर सुनी जाए, प्रदेश, सिर्फ किसानों की बात पूरे करिए, दलाली की उत्तर बात मत प्रदेश करिए। के किसानों को आपने खाद नहीं दिया। अमरीश जी के पास मैं आना चाहूंगी। खाद ले ले, ग्रामीण क्षेत्र खाद में लेने की के लिए समस्या बनी हुई है धान खरीदी को लेकर। महीन धान और मोटा धान खरीदी की समस्या है आपके क्षेत्र में। किसी दलाल से माफी नहीं मांगी गई, किसान से माफी मांगी गई कि अगर आपको लगता है मैं समझा नहीं पाया। सुन लीजिए, समय है और भी समस्या है जिस पर चर्चा करनी है, और भी ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा करनी है। जी, जी, बिल्कुल शांति से चर्चा की जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी। अमरीश जी, देखिए, हमारे क्षेत्र में जहां तक धान खरीद की बात रहे, धान आम किसानों के कभी खरीदे ही नहीं गए। चाहे पिछले साल हो चाहे इस साल हो, धान खरीद के नाम पे केवल व्यापारियों के धान खरीदे जाते हैं, आम किसानों के धान नहीं खरीदे जाते। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने घोषणा पत्र में संकल्प लिया है कि हर किसानों को हम लोग एमएसपी के तहत आने वाले दिनों में समाजवादी की सरकार बनने पे एमएसपी के तहत हम लोग धान खरीद कराएंगे। अभी तक जो धान खरीदी की समस्या बनी हुई है, विधायक होने के नाते आपने क्या प्रयास किए? मैंने बराबर डीएम से लेके उच्च अधिकारियों तक बराबर कहा, लेकिन सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई किसी की नहीं सुनने वाला। भाजपा का किसानों के प्रति कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे उनको लगे। आए थे बहुत वादा करके, अच्छे दिन लाएंगे, फसल दुगनी देंगे। आज स्थिति है कि किसानों को अपनी फसलों का दाम तक मिलना मुश्किल है। फसल उनको आवारा पशु हमारी विधानसभा में पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। सरकार से बार बार आवाज उठाने के बावजूद भी ये सरकार गूंगी बहरी है, किसानों की हितैषी नहीं है। कोई कार्य हमारी विधानसभा में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं किया गया। खाली उनके नाम पे जो धन की है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है इस समय। फिर काम नहीं हुआ है तो आने वाले समय में जनता कैसे साथ देगी समाजवादी पार्टी देखिए, का? जनता सब जान रही है कि काम पिछली सरकार में हुआ है। इस सरकार में जितना काम है, रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजा गया, एक भी प्रस्ताव अनुमोदन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं किया गया, और जो भी किया गया वो सदन के माध्यम से हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता को विकास कार्य से बिल्कुल महरूम रखा हुआ है। आदित्य जी, देखिए, 10 साल से लगभग 10वां वर्ष पूरे होने जा रहा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का ही विधायक है, और हमारे विधायक जी का दोष नहीं है इसमें। विधायक जी हमारे दो काम करते हैं, या तो दावे करते हैं या सरकार का रोना रोते हैं, बाकी करते खुद कुछ नहीं है। चिट्ठी लिखते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं या आरोप लगाते हैं। जो काम माननीय ऊपर से होने हैं वो तो परमिशन ऊपर से ही मिलेगी। नहीं मैडम, आप देखिए, लोकतंत्र है। जो विधायक चुना जाता है, जो विधायक का काम सिर्फ अपनी मांग कर रही है, और चिट्ठी लिखना, सिर्फ धरना लेना है, काम करते हैं। 6 महीने पहले बहरी सरकार किसी भी मुद्दे पे 4 साल सोते हैं, तैयार नहीं। 5 महीने के गहन में सत्ता के मगरूर है सरकार। 5 महीने 2022 में विदाई तय होने जा रही सरकार। अरे भाई, ये जुमलेबाजी आप खूब करिए। जुमलेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। 300 सीटों के साथ जुमलेबाजी की बदौलत में आगे जब कर रहे हो। होते जुमलेबाजी अब 2022 में नहीं चलेगी। जब सत्ता में होते हैं तो बोलते हैं, और जब खाली होते हैं तो आरोप लगाते हैं। 2022 में मोहनलालगंज से महरूम हो जाते हैं। मोहनलालगंज से आज तक ना खाता खुला है, जब महरूम हो जाते हैं सत्ता से, सत्ता की मलाई काटने के लिए और लूट करने के लिए इनको सत्ता चाहिए। अच्छा, शांत हो जाए आदित्य जी, थोड़ा सा शांति से बात करेंगे, सब चर्चा होगी। बिल्कुल करिए भाई, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल करिए। बहुत देर परिवारवादी पार्टी है, बहुत देर से जनता भी इंतजार कर रही है, उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। कुछ सवाल जनता के भी मन में है विधानसभा सीट से। मैं मेरे सहयोगी राहुल से कहना चाहूंगी कि कोशिश करें जनता के सवाल लेने की। मैं शामिद मिश्रा, मैं बीजेपी के एक जिसे सवाल है मेरा कि आप ये परिवारवाद चिल्लाते हैं, और हमारी इस मोहनलालगंज विधानसभा में माननीय संत प्रकाश रावत जी एक गरीब परिवार से आए, चंद्रा रावत जी गरीब परिवार से आई, और माननीय अमरीश सिंह पुष्कर जी गरीब परिवार से आए। कहां पर परिवारवाद है? परिवारवाद उस बीजेपी में है जहां पर आशुतोष टंडन जी, लालजी टंडन जी के लड़के हैं। परिवारवाद वहां पर है जहां राजा सिंह थे, पंकज जी लड़के हैं। परिवारवाद वहां पर है।
जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लड़का लगता है। अखिलेश जी परिवारवाद है कहाँ पर? अखिलेश लड़का जी का नाम बताइए। मेरा सवाल है कि परिवारवाद है कहाँ पर? राम गोपाल यादव कौन है? और राम गोपाल यादव कौन है? अखिलेश यादव कौन है? और आप लोगों की कथनी और ऐसा करनी क्या है जो में अंतर है? 20-25 लोगों की करनी और ऐसा करनी क्या में- सफाई में अनाज पैदा होता है कि 20-25 लोग सिर्फ एक ही परिवार से आते हैं? आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है हमारा, बीजेपी से ये दे दे, यहाँ के लखनऊ में चाहे भैया हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे केजीएमयू हो, नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर नहीं, गोंडा बहराइच के लोगों का क्या हो रहा होगा? मर रहे हैं लोग। वेंटिलेटर आज की डेट में फुल है, और अभी अभी आपके सुबह की न्यूज थी कि वेंटिलेटर फुल है, और बाहर के जितने भी प्राइवेट वेंटिलेटर हैं उन आधाधुंध कमाई कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपसे, 5 साल आपने क्या किया है? 5 साल आपको जब आपकी सत्ता होती है तो आप सिर्फ भैंसे ढूंढवाते हैं, जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तब आप सिर्फ पूछते हैं कि कहां से हुआ। बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे 38 राहुल तो मैं कहना चाहूंगी सर, मैडम जो है उनसे कहना चाह रही हूँ, जवाब उसी पे देने ले की लीजिए स्थिति में नहीं है। लगे हुए हैं कोरोना काल में। बोलिए बोलिए। भैया हम बीजेपी जो प्रवक्ता जी बैठे हैं इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब ये बताया कि उसमें काला क्या था, जो काले कानून लाए थे उसमें है क्या था, अब अच्छा क्यों हो गया? पहले काला था अब अच्छा क्या है जो वापस लिए मोदी जी ने? ये पूछो, इनसे पूछना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। सवाल सिर्फ सवाल तक, देखिए, सिर्फ सवाल लेने के लिए कहा गया था। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया और कुछ लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये किसानों की समझ में नहीं आया या पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाए, लेकिन उस कानून के माध्यम से कुछ लोग दलाली करने लगे। जिनके घर की हैसियत 10 करोड़ थी वो 10 साल में 300 करोड़ रुपए ज्यादा दलाल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं। जी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल सही कहना है माननीय विधायक को लूटना। ये बताइए राहुल जी को ऐसा क्या हो रहा है कि उन्होंने कानून वापस ले लिए? आज की डेट में जिस कानून की घोड़ लगा के जमीन खिसक चुकी है, धोती आज की लखीमपुर की घटना याद कर लो भैया, लखीमपुर की घटना किसानों की ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदू धर्म सिर्फ चुनाव के 6 महीने पहले याद आता है? एकदम से जिस बहन छोड़ करके प्रियंका जी धोती में आ जाती है और राहुल गांधी धोती में ऐसा क्या हो जाता है जो जींस पैंट से धोती पे आ जाती है? मुद्दे से भटक जाते हैं आप लोग। मोहनलालगंज विधानसभा सीट से हम विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी देवेंद्र कुमार जी को माइक दे दिया जाए। किसानों की समस्या है इस विधानसभा सीट पर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सारे लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में गन्ने का मूल्य सबसे ज्यादा एक बार में एकमुश्त बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया था, अन्य किसी भी पार्टी ने नहीं किया। सिर्फ ये लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। और मैं बताना चाहता उन्हें हूं, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, शांत रहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तब से अब तक, और 1953 में साउथ कोरिया आजाद होता है, तब से अब तक भारत देश में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल के रहती है। हमारे देश में शौचालय को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता कि बहुत बड़ा विकास कार्य हो गया। शौचालय से ही विकास होता है, और साउथ कोरिया में हर कमर्शियल बिल्डिंग पे हेलीपैड बना हुआ जिसपे हेलीकॉप्टर उतरता है, उसे विकास कहेंगे या शौचालय को विकास कहेंगे? शौचालय से ही अगर विकास होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। बाकी रही बात बुलेट ट्रेन का, शौचालय ना बनवाया जाए जी, शौचालय ना बनवाए। शौचालय ही से विकास होता है क्या? देखिए, रोजगार देने से
देश का विकास होता है, सड़कें बनवाने से देश का विकास होता है, ना कि खाली शौचालय से इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाए कि बहुत बड़ा विकास कर दिया गया है। और रही बात सफाई अभियान में सफाई अभियान, थोड़ा सा कूड़ा डाल के झाड़ू लगाते हैं और कैमरा लेके झाड़ू लगाते हैं। कहां पर सफाई कर दी गई है? आप जाइए गांवों में देखिए जाके, वही स्थिति बनी हुई है, वही स्थिति बनी हुई है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर जो ट्रेन साधारण ट्रेन चलती थी वो भी छीन लिया गया। हवाई चप्पल वाले को सपना दिखाया गया कि वो हवाई जहाज की यात्रा करेगा, लेकिन जो इंडियन एयरलाइंस के लोग हवाई जहाज उड़ाया करते थे उनकी नौकरी छीन लेके उनको घर बैठा दिया गया। आप किसको आप कहेंगे विकासकार? इनको विकासकार कहेंगे? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष छीनने का काम किया गया। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए गए कि किसानों की आमदनी जो दोगुनी होनी थी वो लागत दोगुनी हो गई और आमदनी आधी हो गई। और वो दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही है कि दिन में मजदूरी करते, 300 रुपए की मजदूरी करते हैं और रात में अपने खेतों को ताकते, जीवन यापन करने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि अब कभी गरीब का बेटा IAS अधिकारी नहीं बन सकता है। कभी होता था कि रिक्शा चालक का बेटा IAS बन गया, किसान मजदूर का बेटा IAS बन गया, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि अब सिर्फ पूंजीपति का ही बेटा IAS बनेगा और गरीब का बेटा IAS नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात हमारे बबलू जी ने कही है। आप बसपा के प्रवक्ता हैं, एक बात का जवाब दे दीजिए, जब आप सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ आप हाथी क्यों बनवाते हैं? तब ये आपका विकास का फॉर्मूला कहां आज उसी का टिकट बेचते हैं, टिकट आओ पैसा लो विधायक बनो। ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। उसका बेच रही है, देख लीजिए, पेपर भी आपका न्यूज चैनल भी आपके, मीडिया भी आपकी, पेपर भी आपका, न्यूज चैनल भी आपके। जी न्यूज चैनल के जो वो है सुभाष चंद्रा जी हैं, वो आपकी बात उठाएंगे कि हम लोगों की बात उठाएंगे? रही बात आज उसका सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनिए। जवाब दे रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल अगर ताजमहल के बाद आमदनी का सोर्स बना तो ये सारे कांसीराम साहब का स्मारक बना, सबसे ज्यादा आमदनी का पार्क। ये रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड में देखिए, बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूँ, रिकॉर्ड में आप देखिए। कितने हजार करोड़ रुपए बर्बाद हुआ। लाल किला जो सबसे ज्यादा आमदनी का सोर्स बनता था, लेकिन उसे गिरवी रख दिया गया। अरब रुपए बर्बाद किए गए, लूटे गए। आज उसी की बदौलत पूरे वर्ल्ड में बाहर लखनऊ ने उत्तर प्रदेश जाना जाता है, उसी के वो जाना जाता है। और इन 5 सालों में सिर्फ अगर विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय को बनाया गया, विकास कार्यालय बना दिए गए। सबसे ज्यादा अगर जनता के पैसे का बर्बादी हुई है तो भाजपा सरकार में हुई। भारतीय जनता पार्टी में बहुत देर से नोटबंदी होने के बाद सुन लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। देश हित में अगर कोई सीएम काम कर रहे हैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल साहब हैं। आप किसानों की MSP देख लीजिए, किसानों की MSP देख लीजिए। को भगाकर गाजियाबाद भेज दिया गया था कोरोना काल में कि कोरोना काल में यूपी पुलिस के द्वारा उनको मुर्गा बना के चलवाया गया। ये था भारतीय जनता पार्टी का विकास। आप आदित्य जी, किसानों के हित में अगर कोई काम कर रहा तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आप अगर दिल्ली 5 सालों में लीजिए, 5 सालों में अगर विकास हुआ है 40 रुपए की तरह बना, 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सिर्फ बनाए गए हैं, बाकी कोई विकास धारा किसानों के लिए काम करने वाली अगर कोई सरकार रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार, जिसने आज की डेट में 2640 रुपए धान की MSP है, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब दे रहे हैं आज की डेट में दिल्ली में। और किसान बीमा के थ्रू जो है 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली में कितने किसान हैं श्रीमान जी, जरा बताएं हमको। बजट भी यहाँ दिल्ली से 10 गुना है, उत्तर प्रदेश का बजट भी 10 गुना है, 6.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश का। पार्टी का विधायक था, जरा बताएं श्रीमान जी, जिसने दिल्ली में आज तक का सबसे बड़ा दंगा कराया है, सबसे ज्यादा हत्याएं की हैं, वो किस सरकार के अंतर्गत हुई श्रीमान जी बताएं। मैं आपको बस एक चंद लाइन में 2 शब्दों में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सिर्फ ये क्या बना ले और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे।
हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। आप इससे सीख लीजिए। आप इन परिंदों के चक्कर में जैसे दिल्ली में आग लगाई आपने, वैसे यूपी में आग लगाना चाह रहे हैं। चलिए आज की डेट में है कि आप धोखे जनता की ओर रुख कर लेते हैं जी। जनता की ओर आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। सवाल राहुल, हेलो, मैं किसान यूनियन की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और माननीय विधायक जो बैठे हुए हैं, दोनों लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साड़ घूम रहे हैं, एमएसपी और जो काले कानून की बात छोड़िए, स्थानीय स्तर की बात करिए। यहाँ जो साड़ घूम रहे हैं किसान, अपने खून के आंसू रो रहा, उनका कोई प्रबंध करने की क्या रास्ता निकाला है? जबकि माननीय बीजेपी के प्रतिनिधि भी किसान है और पुष्कर जी भी किसान है। ये जो साड़ घूम रहे हैं, इनका प्रबंधन नहीं किया गया। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इस क्षेत्र में दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ खोला गया? बालिकाओं के लिए महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय कहाँ खोला गया? और जो सड़कें जर्जर हालत में बनी है, उनकी दोनों लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, कहाँ की गई है? स्थानीय समस्याएं गिनाई है। अमरीश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इस समय जो खास तौर पे ये आवारा पशुओं की समस्या है, लगातार हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विधानसभा में जिम्मेदारों को बराबर पत्र लिख के बराबर मांग करके हम लोग ये मांग ही कर सकते हैं। लेकिन सरकार चूंकि बार बार यही है कि हम अगर मांग करेंगे तो उसको भी अनदेखा किया जाएगा। जहां तक आपकी बात है राजकीय डिग्री कॉलेज की, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारी विधानसभा में चाहे मोहनलालगंज ब्लॉक हो चाहे गोसाईगंज ब्लॉक हो, एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। इसकी मांग मैंने तत्काल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से की और डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी से की कि हमारे विधानसभा में एक राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाए, लेकिन उन्होंने पूरे सिरे से इंकार कर दिया। जबकि पूरे प्रदेश भर में उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज कई अपने विधायकों की मांग पे खोले, लेकिन हमारी मांग पे हमारी विधानसभा में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज की मांग को उन्होंने नहीं होने के बावजूद भी अस्वीकार कर दिया। मैं अपने लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 2-3 महीने बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पे एक इस ब्लॉक में और एक उस ब्लॉक में राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाएगा और इन आवारा पशुओं से भी हम लोग मुक्ति दिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में करेंगे। पिछले 4 साल में क्या कार्य हुए? फिर 4 साल में मुझसे जो प्रयास हो सकता था, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार का मुझे पूरा सहयोग कहीं से नहीं मिला। हमारी क्या पूरे प्रदेश में एक आवारा पशु एक समस्या बन गए हैं। इनके संरक्षण के नाम पे जो गौशालाएं खोली गई उसमें जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। दिन में पशु रखे जाते हैं और शाम को गोवंशों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे चल रहा है क्योंकि जो उसकी एक गोवंश के प्रति जो 30 रुपया दिया जा रहा है वो अपर्याप्त है और उसमें उनका पेट नहीं भरा। समस्या है, विद्यालय की समस्या है, सड़कों की समस्या है। सड़क हमारी विधानसभा में बार बार कहने के बाद कोई भी रोड नहीं बनाई गई। विधायक जो कर सकता है हम लोग बराबर करने की, अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इस संघीय सरकार विपक्ष के विधायक को दुश्मन समझती है और उसका किसी भी प्रस्ताव को करने के लिए तैयार नहीं रहती। आदित्य जी, बिल्कुल गलत जवाब है माननीय विधायक जी का। विधायक जी को सिर्फ अभी 6 महीने पहले ही विधायक जी को चिट्ठी लिखने की याद आई है। बाकी 4.5 साल विधायक जी गायब रहे हैं। अब ये 15 दिन पहले चिट्ठी लिख करके और प्रेस रिलीज करते हैं कि ये स्कूल खोला जाए, तो हवा में कोई स्कूल नहीं खुलता है। जब आप ये बताइए 10वां साल ये लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब इन्होंने 10 साल में जब इनकी भी सरकार थी तब भी स्कूल नहीं खुलवा पाए। स्कूल 2 दिन में तो पैदा नहीं हो जाता। 5 साल पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब इन्होंने कितने स्कूल खोले? कोई डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। केवल झूठे वादे ही करती है समाजवादी पार्टी, इसके सिवा कुछ नहीं है। विधायक जी जवाब दीजिए। बराबर समाजवादी पहले पार्टी सरकार चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज मोहनलालगंज विधानसभा में नहीं बना। उस समय तो सत्ता आपकी थी विधायक जी। सरकार निश्चित तौर पे उस समय विधायक मैं नहीं था। सड़कों पे धान लगाए जा रहे हैं। 4.5 साल सड़कों की याद नहीं आई। 4.5 साल सड़कों की याद नहीं आई। अब सड़कों पे जब 6 महीने रह गए तो धान लगाए जा रहे हैं। ये हालात है मोहनलालगंज विधानसभा की सड़कों के। सवाल लीजिए।
मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि न मंदिर की बात कर, न शिवालों की बात कर, जो भूखे हैं उनके निवालों की बात कर। मैं कहना चाहता हूं हम बिल्कुल मंदिर की बात समाजवादी पार्टी हम हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी हर गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू शब्द आया कहां से? हम भी हिंदू हैं, हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। मैं कहना चाहता हूं, मैं समाजवाद लेना चाहता हूं, जो समाज का सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, जो काल से राष्ट्रपति हुए चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लगा दिया था कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। वो पूछना चाह रहे कुछ। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ये किसानों के ऊपर जो गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उनको मुआवजा कब दिया जाएगा? उनसे प्रधानमंत्री जी कब मुलाकात करेंगे? आपको श्रीमान, उनको इनाम दिया जा चुका है, उनके पिताजी मंत्री हैं, इनाम दिया जा चुका है, मिल चुका है। किसानों पर उत्पीड़न करने वालों को भाजपा सरकार इनाम देती है, आप ना कि मुलाकात करती है। मुआवजा मिल चुका है, जो दुर्घटना हुई उसमें सभी को मुआवजा मिल चुका है। बिल्कुल गुंडों का घर तोड़वाया जाएगा, जो गुंडा होगा जांच में निकलेगा कि गुंडा है, उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थितियों की बात करें तो मोहनलालगंज विधानसभा सीट में क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि कोरोना काल 2 साल हमने देखा और अब तीसरी लहर की आशंका है। देखिए, जो वो स्वास्थ्य जहां तक व्यवस्था, तो पिछली सरकार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा हमारे विधानसभा में 2 सीएससीओं का 9 सीएससीओं का निर्माण कराया गया, एक नगराम सीएससी और यहाँ बहरौली में। इसके अलावा तमाम पीएससी का भी निर्माण हमारी सरकार द्वारा कराया गया। वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है मोहनलालगंज? मोहनलालगंज में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से जो जिस ढंग से उसका प्रचार प्रसार करके लोगों को लगाना चाहिए, अभी भी 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया है, 30% नहीं हो पाया है। मेरे द्वारा ही बराबर प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन करा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा लें। और दूसरी बात, सरकार जो कोरोना काल में वादे करके आती है कि सरकार ने वादा किया था कि मोहनलालगंज में हम 100 बेडों का एक कोविड हॉस्पिटल बनाएंगे, जो एक दूसरी लहर बीतने के बावजूद आज 8-9 महीने हो गया, लेकिन वहां पे कोविड निर्माण सेंटर का कोई मोहनलालगंज सीएससी में कोई निर्माण इस सरकार के द्वारा अब तक नहीं कराया गया है, और न ही कोई एक भी ऑक्सीजन प्लांट हमारी विधानसभा में लगाए गए हैं। समय की कमी है, लेकिन जनता के और सवाल है, ले लेते। मैं अर्चना रावत समाजवादी पार्टी से। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, केवल एक नारा इन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या इन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने केवल यही कह दिया था कि बेटी बचा लो, अपनी अपनी बेटियां बचा लो, सुरक्षित नहीं है इस सरकार में? और आए दिन रेप, हत्या, महिलाओं का उत्पीड़न इस सरकार से ज्यादा किसी सरकार में नहीं हुआ है। बिल्कुल गलत आरोप है बहन जी का। बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप सरकार से क्या किया है महिलाओं को लेकर? अब बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल कतई गलत आरोप है। वो सिर्फ आजम खां की भैंसें सुरक्षित कर सकते हैं, प्रदेश में आग लगा सकते हैं, तीसरा काम अखिलेश जी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आजम खां की भैंसें सुरक्षित कर सकते हैं। आदित्य जी चिल्लाते बहुत हैं। आप माइक लगाए, आपकी आवाज पहुंच रही है। चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लो। जी कुछ कह रहा था जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जो जनता आई है ये सभी लोग किसान हैं और सभी ने लगभग सबके पास खेती होगी, और आप लोग ही बता सकते हो कि इस क्षेत्र में क्या, पूरे लखनऊ क्षेत्र जिले में खाद क्या हाल रहा। आपसे मैं भी पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताएं कि आप लोगों के क्या धान एमएसपी पे तौल गए हैं, या आप लोगों को एमएसपी मिल रही है? मैं पूछना चाहता हूं
भारतीय जनता पार्टी से एमएसपी गारंटी है, एमएसपी हम लेके रहेंगे। एमएसपी कब देंगे? खाद के लिए डंडे खाए हैं और किसान मौत के घाट उतारा गया है खाद के लिए। जो आपकी सरकार में जो स्थिति बनी वो आइंदा किसी सरकार में नहीं बनी। ऐसा कभी नहीं हुआ जो खाद के लिए इतने ज्यादा डंडे खाने पड़े और इतना ज्यादा लाइन में लग करके लेना पड़े। लोगों ने ब्लैकमेल खाद किया और लोगों को यूरिया, डीएपी महंगे रेट में 1350 रुपए में बोरी दी गई। आप बिल्कुल गलत आरोप है। किसानों को खाद मिल रही है लेकिन दलालों को खाद नहीं मिल रही है। ये दिक्कत है असली कि किसानों की दलालों को खाद नहीं मिल रही है, मिल रही है। सिर्फ आप जनता को डरा रहे हैं, उन लोगों को खाद मिल रही है। करवा रही है बात पर सरकार केवल कह रहे हैं। पिछले 10 सालों आपको से इसी जनता ने वोट देकर कुर्सी पे बैठाया। विधानसभा चुनाव है, आपको इसी जनता ने कुर्सी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन जनता किसका साथ देगी ये आने वाला समय बताएगा। तो मिशन 2022 की यात्रा हमारी जारी रहेगी, लेकिन मोहनलालगंज विधानसभा सीट के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।